गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया है और सेशन लगाने के लिए तैयार है। सभी ने डिनर कर लिया? आई होप कर लिया होगा, बिकॉज ऑलरेडी 10 बज गए हैं। और सजेशन है सोने से कम 3-4 घंटे पहले आप खाना खा लिया करो, अदरवाइज अभी आप लोग अपने प्राइम ब्रैकेट ऑफ एज में हो, आने वाले समय में थोड़ी दिक्कत होगी। सजेशन है खाना टाइम से खाएं और सोने से कम 3-4 घंटे पहले खाना खा लीजिए, करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कहानी। और देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको इलास्टिसिटी वाला पोर्शन जो है कंप्लीट कराया था, और आज हम उससे आगे चलेंगे और एक ऐसा टॉपिक समझेंगे जिसका बाकी टॉपिक से कोई खास कनेक्शन नहीं है। ये अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से 3-4 चीज़ें जुड़ी हैं। टॉपिक का नाम है वेव्स। अब वेव्स एक जनरल नाम हो गया। इसमें क्या क्या आता है मैं आपको पहले ओरली समझाता हूँ। सबसे पहले एक आपने चैप्टर के बारे में सुना होगा, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पेंडुलम वाला एक सवाल है, या स्प्रिंग वाला एक सवाल है, या फिर हुक्स लॉ वाला सवाल है, ये सब सवाल SSC पूछता है। ठीक है, हुक्स लॉ प्रतीश एक्चुअली दो हैं। वो जो है इलास्टिसिटी वाला है, ये स्प्रिंग वाला है, ये अलग है। ठीक है, और इसी में जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो क्या हम साउंड को भी एक वेव मानते हैं? साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जिसे नहीं पता चिंता मत करना, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आपको टॉपिक से। तो पूरा का पूरा साउंड चैप्टर जो है इस पे बेस्ड है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि कोई सी भी वेव जो है वो क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें आपको उसमें पता होनी चाहिए। उसके बाद उसके टाइप्स, जिसमें SHM आ सकता है और साथ में साउंड वाला चैप्टर आ सकता है, वो आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेव अपने आप में चीज क्या है। ठीक है, तो आप हेडिंग चाहें तो डाल सकते हैं, वेव। ठीक है, डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा बिल्कुल छोटी से छोटी बात भी जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ की टर्मिनोलॉजी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। इसे हिंदी में बोला जाता है तरंग। वेव को हिंदी में तरंग बोला जाता है। कई तरीके की तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, वो सब चीजें आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये क्या चीज है? इट इज अ डिस्टर्बेंस। आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, चाहे तो क्लास के बाद नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, एक नए पेज से आप शुरू कर सकते हैं प्रिया, या फिर एक लंबी लाइन लगा के थोड़ी सी जगह छोड़ के वहां से शुरू कर सकते हैं। डिस्टर्बेंस विच प्रोपेगेट्स। लिखा हुआ कंटेंट भी काफी सारा लाया हूं, पहले एक बार अपने तरीके से समझाता हूँ। एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। समझाऊंगा क्या लिखा है, पहले आप नोट कर लो। डाउट आप अभी भेज के चले जाओ राज, और क्लास जब एंड होगी तब आपका डाउट लूंगा, आप मान लो 11 सवा 11 बजे के आसपास। वेव यानी तरंग क्या है? एक ऐसी डिस्टरबेंस जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजती है। वेव दो तरीके की होती है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। नोट करा? अगले पेज पे एक चार्ट सा बनवाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसे नोट करो। आप इसी के नीचे बना सकते हो। वेव क्या है? एक ऐसी डिस्टरबेंस जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को भेजती है, लेकिन वो खुद मूवमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से इस समय बोल रहा हूँ, तो मेरे माउथ से मेरे माइक्रोफोन तक जो चीज जा रही है वो एक वेव है, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पर मटेरियल मूव नहीं कर रहा, एयर मूव करके वहां तक नहीं जा रही है, सिंपली यहीं पर उसका वाइब्रेशन हो रहा है। अभी आगे चल के और समझाऊंगा, डायग्राम वगैरह से सब चीजें समझाऊंगा। अभी 20-30-40% भी समझ आएगा तो काम बन जाएगा। देखिए, मैं फिर से वही बात लिख रहा हूँ, आपको दोबारा नहीं लिखनी है। वेव दो तरीके की है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव वो है जिन्हें मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। ये है डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। ऊपर वेव लिखा तो डज भी लगा सकते हैं, तो रिक्वायर्स लगा सकते हैं, बट अंग्रेजी की जगह फिजिक्स पे फोकस है, तो कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान देना। प्रोपेगेट करने का मतलब प्रद्युमन, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। SHM टॉपिक नहीं है प्रतीश, अभी सिर्फ वेव नाम का टॉपिक है। SHM इसके अंदर आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे मटेरियल के बाद सीधा ये वाली बात लिखनी कि वेव दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल।
मैकेनिकल वेव वो होती है जिसमें मीडियम, जिसे मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। नॉन मैकेनिकल वो होती है जिसे मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज इलास्टिक वेव। ये है ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सैंक्रोइड सब कुछ पढ़ाऊंगा, अभी शुरू करा है चैप्टर, तो काफी कुछ खुद समझ आ जाएगा समय के साथ, तो थोड़ा सा वेट करें। अब ध्यान रखेंगे मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव में जो मेन डिफरेंस है वो मीडियम वाला डिफरेंस है। अभी तक मैंने लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा, बिकॉज वो करेक्टरिस्टिक होती है किसी वेव की। ये दो टाइप्स हैं वेव के, मैकेनिकल जिसमें मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल जिसमें मीडियम नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या साउंड एक तरीके की मैकेनिकल वेव हुई? क्यों? क्योंकि अगर बीच में मीडियम नहीं होगा तो साउंड नहीं आएगी। जैसे चांद पे जाकर अगर आप बात करना चाहें मुझसे तो आप नहीं कर पाएंगे, आवाज नहीं आएगी। लेकिन चाँद पे आपको रोशनी दिखाई देगी सूर्य की, भले ही बीच में वैक्यूम है, लेकिन सूरज से फिर भी रोशनी वहाँ तक आ रही है, बिकॉज़ वहाँ पर मटेरियल नहीं है, तो साउंड नहीं आ सकती, लेकिन लाइट आ सकती है। तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, बट साउंड एक मैकेनिकल या फिर इलास्टिक वेव हो गई। क्या बात को आप समझ पाए दोस्तों? इसके एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है लाइट और हीट। हीट कैसे है आपको मैं अभी समझा दूंगा, रेडिएशन वाला पोर्शन है बस हीट का, आगे चल के हम समझेंगे। आशीष थोड़ा डिटेल में अपना डाउट लिखिए, सिर्फ क्वेश्चन मार्क से मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। इसका एग्जांपल में आ सकता है साउंड रिपल्स इन पूल एटसेट्रा। हमारी क्लास में फोकस करें। देखिए आप सीखने आए हैं तो सीखने पे ध्यान दें, इनपुट लेने पे ध्यान दें। आउटपुट में जानता हूँ आप लोगों ने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, देखा है, बट यहाँ पर आई सपोज आप इनपुट के लिए आए हैं तो उस पर फोकस करें। शशांक आगे चल के समझाऊंगा। नोट करा आपने? अब देखिए नॉन मैकेनिकल वेव जो है वो लाइट है, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो हो गई जो कि आपकी लाइट एक एग्जांपल है। तो अभी हम पहले मैकेनिकल वेव पर डिस्कशन करेंगे, और लाइट का एक अलग से चैप्टर है हमारा पूरा ऑप्टिक्स, वहां पर हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इस कहानी को आगे लेके चलता हूँ। याद रखेंगे दो तरीके की वेव हो सकती है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक दो तरीके की हो सकती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। अभी नोट मत करना, पहले बस सुन लेना। अब एक मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्जिट्यूडनल जैसा भी बोलना चाहो वो भी हो सकती है, और ट्रांसवर्स भी हो सकती है। नॉन मैकेनिकल में सिर्फ लाइट ही आती है, और लाइट एक तरीके की ट्रांसवर्स वेव है। तो वो प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्स होना या फिर लॉन्गिट्यूडनल होना। हेल्सिंकी अभी समझाऊंगा, बोला है ना, अभी समझाऊंगा, वेट करें, ठीक है। और ये जो है वेव के टाइप से दोनों में फर्क आपको समझ आ रहा है। टेक्निकली लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव भी हो सकती है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव भी हो सकती है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती है, बट लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट नहीं करती, वो मैटर ऑफ फैक्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव के ही दो हिस्से हैं ये, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको इसकी डेफिनेशन समझने के बाद आएगा। देखो अगर एक वेव जो है वो यहाँ से इस तरफ जा रही है, और इसमें भी वेव इसी तरफ जा रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो वेव की डायरेक्शन में मूव करते हैं। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स वेव की जाने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप बोलते हैं, जब स्पीकर से आवाज निकलती है, तो जो रास्ते में हवा है वो आगे पीछे मूव करती है इस तरीके। तो देखो वेव भी इस तरफ जा रही है और मटेरियल भी ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या दोनों पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आप कभी एक रस्सी को ऐसे करेंगे, या पानी डालने वाले पाइप को ऐसे करेंगे, किसी धागे को ऐसे करेंगे, किसी भी चीज को करेंगे, तो आप उसमें नोटिस करेंगे कि वो भले ही पहले सीधा था, मान लेते हैं आपने उसे यहाँ से होल्ड करके ऐसे झटका दिया है, तो वो झटका कुछ इस तरीके आगे बढ़ेगा ना। सोच के देखो। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन वेव तो आगे की तरफ गई। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव हो गया। क्या आपको फर्क समझ आया? मुद्दे की बात इतनी सी ही है बस, कि उसमें पैरेलल है और उसके अंदर जो है परपेंडिकुलर है।
समझ पा रहे हैं बात को? जिम में आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा, तो बहुत बड़ी रस्सियों को लेके ऐसे-ऐसे कर रहे हैं वो लोग, है ना? तो उसमें वो रस्सी आगे-पीछे नहीं जाती, पार्टिकल ऊपर-नीचे जाते हैं, परपेंडिकुलर जाते हैं। रिपल्स क्या होता है, जब आप पानी में एक शांत झील को इमेजिन कीजिए, उसमें पत्थर को फेंकेंगे, तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जहाँ पत्थर फेंकेंगे वहाँ पे ऐसे छल्ले जैसे बन जाएँगे कुछ? जो कि बाहर की तरफ मूव करते हैं, कभी भी ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि पार्टिकल ऊपर-नीचे ही मूव करता है, वो पानी इधर नहीं आता, वो वेव यानी एनर्जी इस तरफ आती है। क्या फ़र्क समझ पा रहे हैं आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? यानी ये जो है एक मैकेनिकल वेव है ट्रांसवर्स नेचर, बट जो साउंड वाला केस मैंने आपको बताया वो है एक मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की। मैं अब इससे एसोसिएटेड बातें लिख देता हूँ। लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक ऐसी वेव है जिसमें पार्टिकल्स, अब आप नोट कर सकते हैं, वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब मूवमेंट ऑफ वेव, ठीक है? एक ऐसी लाइन बनाना और पार्टिकल बना के ऐसे आगे पीछे ऐसे एरो बना देना। एग्जाम्पल इसका हो गया साउंड वेव और वेव्स ऑन स्प्रिंग। अगर मैं स्प्रिंग को आगे पीछे करता हूँ तो हम क्या मान सकते हैं कि वेव भी आगे जा रही है और वो पार्टिकल भी ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। इसे आप सिर्फ एक हेडिंग बना के लिख लीजिए, इसे हमें अलग, आप इसे टाइप्स भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। क्योंकि नॉन मैकेनिकल में मेनली लाइट ही आता है और वो मैंने आपको अलग से लिखवा दिया, तो अब मैकेनिकल के अंदर इसे पढ़ सकते हैं। पहला हो गया लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा हो गया ट्रांसवर्स। नहीं 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 हेलसिंकी, ऐसे मिक्सअप नहीं करना, आप हेडिंग दोबारा देखो। टाइप्स ऑफ वेव दो, जिसमें पहले के दो प्रकार, ऐसे समझ लो। पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। एग्जाम्पल रिपल्स इन वाटर, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा प्रिय, अभी एक ही लिख लीजिए, बाकी आगे समझ आ जाएगा। इसमें भी आ सकता है वेव्स ऑन स्प्रिंग। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर दी आपने, ये दोनों में कैसे आ सकता है? गुड इवनिंग, ठीक है देव, आप आज क्लास मत लगाइए, आराम से बाद में देख लीजिएगा वीकेंड में। एक फाइल आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, जब तक आप इसे नोट करिए। करा नोट? डाउट सेक्शन अगले 5 से 10 मिनट में बंद कर दिया जाएगा। रिटर्न के साथ बैक नहीं लिखा, कुछ मैंने लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है, देव को आप बता रहे हैं, ठीक है। नहीं इसमें हाँ हाँ की क्या बात है? नहीं, मैं सच में जानना चाहूंगा, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस, कि अगर एक बच्चे ने इंग्लिश में कुछ गलत लिखा और दूसरे ने उसे करेक्ट करा दिया, सो लाइक व्हाट इज लाइक सो फनी अबाउट दिस? क्या मैं जान सकता हूँ ये? अप्रोच थोड़ी सुधारिए आप। आम जनता से बेहतर है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप कल मंत्रालय में जाने वाले हैं या फिर एक इंस्पेक्टर टाइप बनने वाले हैं, तो आम जनता से थोड़ा सा अच्छा सोचें, है ना? किसी को भी अंग्रेजी पूरी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, शायद आपको भी नहीं आती होगी, हम ऐसे ही सीखते हैं। ठीक है, थोड़ी आपको बुरा लगा होगा कि मैंने आपको टोक दिया, बट आई होप दिस विल मेक यू अ बेटर पर्सन इन लाइफ। चलें आगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अब मैं कुछ डेटा आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और उसे हम थोड़ी सी रीडिंग करेंगे छोटे बच्चे की तरह। होपफुली उससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। रुकिए जरा। मेरे कहने से एक छोटे बच्चे की तरह इसे रीड करो, मतलब मान के चलो कि आप पहली बार ये सीख रहे हो, आराम आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। बैक एंड फोर्थ का मतलब है बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन जहां पर वेव जा रही है। मीडियम कैसा भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। These waves are produced only in solids and liquids, not in gases. ये नोट कर लो आप, इसी के साथ यहाँ पर तीसरा पॉइंट ऐड कर लो। स्पेस हो तो ठीक है, नहीं हो तो जाने भी दो, दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऐड कर सकते हो मीडियम
सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पूरा लिखना। एग्जाम्पल अभी देता हूँ कशिश, साउंड कैन ट्रैवल वेरी फास्ट इन सॉलिड्स, वेरी फास्ट। ये क्लासिक एग्जाम्पल भी अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ये देखा होगा आपने कि पटरी पे कोई लेट के ऐसे कान लगाएगा तो बहुत पहले उसे आवाज आ जाएगी, तो सॉलिड में ट्रैवल हो रही है। कार्तिक 11 से 11:30 के आसपास। 18 डाउट्स हो गए हैं। प्रगति, यस, आई विल एक्सप्लेन दैट, चिंता मत करो। संदित्य, यस, मैंने जान के लिखा है जिससे थोड़ा आपको सोचने में मजा आए। इसे नोट नहीं करना, सिर्फ सुनना है, मतलब स्क्रीन पर देखना और समझना है। क्या यहाँ तक आप चीजों को समझ पाए हैं? तो मैं आगे चलूं। लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल है, ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर है, 100 बातों की एक बात, इतना ही है। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें कंप्रेशंस होते हैं और रेयरफैक्शंस होते हैं या रेरीफैक्शंस होते हैं, जैसा भी आप कहना चाहें। इनके क्या मतलब है अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, आप चिंता ना करें, समझा दूंगा, बेफिक्र रहो। देखो, थोड़ा सा कहानी को समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक चिमटा जैसा है, वैसे इसे ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं, बट हम इसे चिमटा मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दोस्तों इसे इधर से हिट करता हूं तो क्या ये वाइब्रेशन पूरी बॉडी में आ जाएगी? सोच के देखो, अगर मैं इसे दीवार पे मारता तो पूरा वाइब्रेट ऐसे करने लगेगा। तो वाइब्रेशन से होगा क्या, समझना। जब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा था, अभी रुका हुआ है, तो जो हवा की लेयर्स हैं क्या वो ऐसे पैरेलल होंगी? बिल्कुल, सोच के देखो। लेकिन जैसे ही ये खुला, तो क्या इसने अपने इमीडिएटली जो क्लोजेस्ट लेयर है, बिल्कुल नेबरिंग जो लेयर है, क्या उसे हल्का सा पुश कर दिया, दबा दिया? क्योंकि ये आगे की तरफ आ गया तो उसने उसे दबा दिया। तो ये एक कंप्रेशन क्रिएट हो गया। कंप्रेशन मतलब जहां पर एयर कंप्रेस्ड है, दबी हुई है, डेंसिटी ज्यादा हो गई है उसकी। अब जब ये वापस जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, ये वेव तो आगे जा रही है, बिकॉज मैं आपको बता चुका वेव अलग है, मटेरियल अलग चीज है। तो जब ये वापस जाएगा तो क्या ये वाले एरिया को अब ज्यादा जगह मिल जाएगी खुलने के लिए? तो अब यहीं पे रेरिफैक्शन बन जाएगा या रेयरफैक्शन बन जाएगा। यही प्रोसेस बार बार आगे बढ़ता रहेगा और आपको कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क अपनी ही जगह है, हवा भी अपनी जगह है, लेकिन वेव आगे भाग रही है, तो ये कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस भी आगे की तरफ भागेंगे। क्या बात को समझ पा रहे हैं आप मेरी? कैसे साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बिकॉज मटेरियल ऐसे ऐसे ही मूव कर रहा है, और जो वेव है वो भी इसी तरफ जा रही है। दोबारा समझो, अगर मैं आपको साइड व्यू से थोड़ा समझाता हूँ। मान लो वेव इस तरफ जा रही है, इधर समझते हैं, एरो दिख रहा है, इस तरफ जा रही है। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे आगे पीछे मूव मूव करता हूँ, तो क्या यहाँ वाली हवा कंप्रेस और फिर खुल जाएगी? कंप्रेस और फिर खुल जाएगी। हवा आगे नहीं जाएगी, हवा वहीं रहेगी। लेकिन जब वो कंप्रेस हो गई और अगली बार वो खुलेगी, तो वेव आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। यानी वही सेम हवा के पार्टिकल है, मान लेते हैं दो पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल ए, बी और सी। यही पार्टिकल ए, बी, सी कभी पास कभी दूर होते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वाला पार्टिकल उठ के थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं। वेव विल ट्रेवल, पार्टिकल विल नॉट ट्रेवल। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। ये इन स्ट्रोक आउट स्ट्रोक का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ये आउट गया तो आउट स्ट्रोक, अंदर आया तो इन स्ट्रोक, इतना सही है। तब कुछ भी नहीं था कशिश, तब नॉर्मल सिचुएशन थी। यानी अगर आप डेंसिटी यहाँ पर नापते हैं, मान लेते हैं डेंसिटी यहाँ पर 6 की है अभी, तो कंप्रेशन में वो 8 की हो जाएगी और रेयरफैक्शन में वो 4 की हो जाएगी। आराधना, डाउट नहीं समझा आपका? क्या आपको कंप्रेशन रेयरफैक्शन का मतलब समझ में आया? जब हवा दबी हुई है, कंप्रेस हो रखी है तो कंप्रेशन, जब खुली हुई है तो रेयरफैक्शन। शशांक, हर एक केस में होगा जहां पर भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सब जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुत सारे डायग्राम्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आराम आराम से समझेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर्स, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। स्पीकर से जो साउंड निकलती है वो एग्जैक्टली ऐसे ही ट्रैवल करती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरे जो हिस्से हैं ये कंप्रेशन वाले हैं, ये हिस्से रेयरफैक्शन वाले हैं। इनका आपस में क्या कनेक्शन है उस सभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। साउंड ऐसे ही निकलती है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है और उसमें कंप्रेशन रेयरफैक्शन आपको देखने को मिलते हैं। बट अभी हम साउंड नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं वेव के टाइप्स। तो थोड़ा सा आपको मैं उसकी डिटेल में लेके चलता हूँ। अब आप चाहें तो यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव, ऑफ अ। चलिए, अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं। टॉर्च की लाइट की तरह नहीं, टॉर्च से जो लाइट निकल रही है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो इसमें फिट नहीं होगा प्रतीक्ष।
पार्टिकल मूव कर रहे हैं बट आगे की तरफ नहीं कर रहे विष्णु, वो वहीं पर ऐसे ऐसे मूव करे जा रहे हैं, तो दे आर नॉट एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स सम प्लेस, वो वहीं पे वाइब्रेट कर रहे हैं। आप करके देखना, तालाब में या घर में करके देख सकते हो, बाल्टी जो होती है नहाने वाली बाल्टी, उसमें छोटा सा थर्माकोल का पीस रख देना, एक पेपर रख देना फाड़ के, जब पानी बिल्कुल शांत हो, ठीक है, 5-7 जगह पेपर छोड़ देना छोटे छोटे, डूबेंगे नहीं, और हल्का सा उसमें उंगली लगा के हटा देना, तो वेव प्रोड्यूस होंगी उसमें। जो वो कागज के टुकड़े हैं या थर्माकोल के पीस हैं, वो ऊपर नीचे मूव करेंगे, आगे पीछे मूव नहीं करेंगे। करके देख लेना, मैंने करके देखा है, ऐसा ही होता है, करके जरूर देखना और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बिकॉज पूल के जो रिपल्स है वो ट्रांसवर्स वेव है, पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव आगे पीछे, वेव आगे, सॉरी आगे पीछे नहीं, वेव आगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव क्या होती है, थोड़ा समझाता हूँ, 4-5 शब्द हम यहाँ पे समझेंगे। पहला हम समझेंगे एम्पलीट्यूड, पहले डेफिनेशन, बाकी बातें बाद में। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, पेपर जरूर पूछेगा। ऐसा यूनिट मीटर। दूसरा वेवलेंथ, समझाऊंगा बाद में, पहले नोट्स बनाइए। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स और टू ट्रफ्स या ट्रोज, ऐसा यूनिट मीटर, और डिनोटेड बाय एक सिंबल होता है ऐसा जिसे लैम्बडा बोलते हैं, कई जगह इस्तेमाल करूंगा इसलिए लिखवा रहा हूँ, लैम्बडा। समझाना मेरा काम है, अभी सिर्फ नोट कर लो। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, CRESTS, और टू ट्रॉस, TROUGH, इनके शाब्दिक अर्थ क्या है मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, अभी बस नोट कर। करा नोट, लैम्बडा ऐसा यूनिट मीटर। वेवलेंथ के बारे में कुछ और बातें, अगर आप बात करते हैं ट्रफ, TROUGH, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसवर्स की बात करता हूँ तो आप कहेंगे कि लैम्बडा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं तो लिखना चाहे लिख लीजिए वरना जाने दीजिए, क्रेस्ट और टू ट्रफ या ट्रोज। और अगर यहीं पर मैं आपसे बात करता हूँ लॉन्गिट्यूडनल की, तो आप कहेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और टू रेयरफैक्शंस या रेरीफैक्शन, जो भी आपसे बोलना चाहे। चिंतित नहीं होना है, पूरा सिखाऊंगा, और आपके इस कोर्स में मैं कुछ क्लासेस भी ऐड कराऊंगा अगले हफ्ते, तो आराम आराम से पढ़ेंगे, चाहे 1-1 घंटे के सेशन करके, और बट डिटेलिंग प्रॉपर होगी तो सेशंस कुछ ऐड होंगे इसमें, इसी महीने में सब खत्म होगा, स्टिल थोड़े से सेशंस ऐड होंगे, तो अलग अलग होंगे। समझा नहीं शशांक? नहीं आती निर्मल्य, सच में नहीं आती, एक बार ऑब्जर्व करना अच्छे से। बहुत ही स्लो जो वो आती है वो इस वजह से आती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, सच अगर आप सुनना चाहें तो ये है, बट एक्चुअली जितना स्पीड में आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो आती होगी वैसे नहीं आती। शशांक मेरे मित्र, मैंने कहा है मैं समझाऊंगा, तो फिर क्यों मेहनत कर रहे हो? कर लिया नोट, चलो मैं आगे। अब जरा एक वेव के डायग्राम को समझते हैं। एक जो वेव होती है वो कुछ ऐसी दिखती है कि अगर ये एक पॉइंट है तो ये वेव ऐसे आगे की तरफ मूव करती है। थोड़ा थोड़ा आपने ये सब देखा सुना होगा, मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो दूरी ऊपर और नीचे की तरफ होती है, ये दर्शाती है कि इसका मूवमेंट कितना है मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन मतलब जहां पर वो रुकी हुई थी। फॉर एग्जांपल, अगर एक पार्टिकल पानी में ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो कभी वो यहाँ पे था, कभी वो थोड़ा और ऊपर, कभी थोड़ा और ऊपर, एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम पे था। बट पार्टिकल भले ही ऐसे मूव कर रहा है बट टाइम तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर मैं नीचे टाइम लिख देता हूँ तो क्या 0 सेकंड पे यहाँ है, 0.1 सेकंड पे यहाँ है, 0.2 सेकंड पे यहाँ है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये ऊपर नीचे चल रहा है लेकिन ये आगे की तरफ क्यों बढ़ रहा है? बताइए।
क्योंकि टाइम आगे की तरफ भाग रहा है। तो जब वो सबसे ऊपर की तरफ है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, यही हो गया उसका एम्पलीट्यूड। इसी तरीके क्या मैं कह सकता हूं ये भी उसका एक्सट्रीम पॉइंट है, बस सबसे नीचे की तरफ है। तो क्या ये भी एम्पलीट्यूड ही है? दोनों के दोनों एम्पलीट्यूड हुए ना। बस एक एक तरफ मैक्सिमम है, एक दूसरी तरफ मैक्सिमम है। अब टाइम पीरियड क्या होता है वो डेफिनेशन भी अभी समझाऊंगा। पहले हम समझते हैं जब वो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे होता है तो इस चोटी को क्रेस्ट बोला जाता है, CREST। तो क्या ये भी एक क्रेस्ट हुआ? बिल्कुल। इसी तरीके जब वो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे होता है तो सबसे नीचे वाले पॉइंट को ट्रो बोला जाता है। ये वाले जो दोनों पॉइंट है ये ट्रो है, ट्रफ भी बोल सकते हैं, बाकी आप जाने जो बोलना चाहें बोलिए। ठीक है। और यहाँ बीच में जो है आपको मीन पोजीशन देखने को मिलती है। ये वाला पॉइंट ब्लैक कलर से जो मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है? मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब एवरेज पोजीशन उसकी है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? अब आप सोच के देखो एक वेव कहाँ से कहाँ तक पूरी होगी, कब पैटर्न रिपीट होगा? क्या एक वेव इतनी ही है, उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है दूसरी वेव चालू हो जाएगी, है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि अब सोच के देखो, इस वेव के अगर मैं 4 टुकड़े कर दूं हाइपोथेटिकली, एक अलग डायग्राम में समझाता हूँ। एक वेव मेरे पास है, इस तरीके चल रही है। क्या मैं एक सिंगल वेव को यहाँ तक मान लूँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं उसके बाद? तो क्योंकि रिपीट हो रही है, देखो ध्यान से, फिर से रिपीट हो रही है, एक बार ऊपर गई, एक बार नीचे आई। तो अगर एक वेव के 4 टुकड़े करूँ, तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं? एक ऊपर जाता हुआ हिस्सा, एक नीचे आता हुआ हिस्सा, एक बार माइनस में नीचे जाने वाला हिस्सा, एक बार ये ऊपर आने वाला हिस्सा। अगर मैं 2 चोटी के बीच की दूरी देखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या इनके बीच में एग्ज़ैक्टली यही सब भरा हुआ है? अगर मैं इस टुकड़े को यहाँ पर फिट कर दूँ तो? यानी एक वेव कंप्लीट हो जाती है 2 क्रेस्ट के बीच में या फिर 2 ट्रफ के बीच में। जैसे कि एक ट्रफ ये है, एक ट्रफ ये है। तो इसमें भी देखो वो चारों चीज़ें आएँगी जो आपको 2 क्रेस्ट के बीच में देखने को मिल रही है या फिर एक साइकिल के बीच में देखने को मिल रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? जब आप टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हैं, तो आप इस पूरे दूरी को चलने में जो समय लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। लेकिन जब आप इसे लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हैं, तो आप इसी दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। क्या आपको फ़र्क समझ में आ रहा है? जब आप इस एक्सिस पे टाइम को बनाते हैं, तो आप कहते हैं कि एक टाइम पीरियड लगता है इस वेव को पूरा चक्कर मार के आने में। लेकिन जब आप जो है लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू पे खेलते हैं, तो जितनी लंबाई लगती है पूरे वेव को चलने में, उसे वेवलेंथ बोला जाता है। तो मैं अलग-अलग 2 दुनिया में कह सकता हूँ, यही मेरी वेवलेंथ भी है। अगर मैं लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक, और मैं दूसरे किसी नोमेनक्लेचर में कह सकता हूँ कि यही मेरा टाइम पीरियड भी है, अगर मैं इसे सेकंडों में नाप रहा हूँ तो। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? पेपर यहाँ से सवाल भर-भर के पूछता है। साउंड चैप्टर में दोबारा इसे नहीं पढ़ाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अच्छे से समझ लेना, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। तो क्या वेवलेंथ की एक और डेफिनेशन निकल आई, टाइम दोबारा समझाऊँगा। क्या डेफिनेशन निकल आई कि एक वेवलेंथ जो हमारी है, वो डबल है उस दूरी के जो मीन पोज़ीशंस के बीच की है। यानी क्रेस्ट के केस में तो इक्वल है, ट्रफ के केस में भी इक्वल है, लेकिन मीन पोज़ीशंस के बीच की दूरी वेवलेंथ की आधी होती है। बिल्कुल सही शशांक, सोचो ज़रा। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, वेवलेंथ को हम एक और तरीके डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 मीन पोज़ीशंस इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा बाय 2। पेपर का सवाल है, कम से कम 4 से 5 बार इस पेज से सवाल आया हुआ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यस कशिश, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन थ्योरी में हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? अरे सिंपल सी बात है, देखो एक वेव पूरी हो गई, तो पूरी वेव में ये जो 2 पॉइंट हैं, ये मीन पोज़ीशन है, तो ये तो आधी वेव में ही हो गया ना अपना काम। लेकिन अगर आप क्रेस्ट ट्रफ वाली डेफिनेशन देखोगे, तो उसमें तो आपको पूरी-पूरी वेव चाहिए होगी। देखो ऑब्ज़र्व करो, ज़बरदस्ती नहीं है हाँ में हाँ मिलाना, लेकिन सोचोगे तो शायद आप समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये प्रिया हर वेव के लिए है। लॉन्गिट्यूडनल पे भी फिट कर दीजिए, क्योंकि मीन पोजीशन उसमें भी एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली ना कंप्रेशन रेयरफैक्शन में भी कोई फर्क नहीं है। इसी पॉइंट को जिसे मैंने क्रेस्ट कहा है, मैं इसी को कंप्रेशन भी कह सकता हूँ और इसी को मैं रेयरफैक्शन भी कह सकता हूँ, क्योंकि वही तो है और सेम ही कॉन्सेप्ट है। पूरे वेव में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम लगता है आपको।
बिल्कुल ये बनाइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इस पॉइंट को ऐड कर लो, डिस्टेंस बिटवीन टू मीन पोजीशंस लैम्डा बाय 2 है दोनों के लिए, कहीं पर भी कुछ भी दिख जाए कोई बात नहीं प्रशांत, अभी समझाते हैं। प्रशांत यहाँ पर डायग्राम नीचे ध्यान से देखना। एक वेव बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी बना दी मैंने इसमें, ठीक है। दो क्रेस्ट कोई सी भी पकड़ लो या दो ड्रॉप पकड़ लो, मान लेते हैं ये वाली। अब सोचो क्या इन दोनों के बीच में चारों टुकड़े आ रहे हैं जो हमने पूरी वेव में देखे थे, ध्यान से देखो भाई। यहाँ तक ये तो कॉपी पेस्ट हो गया, और ऊपर जो आधे आधे हैं उन्हें मिला के यही बनेगा ना। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरी दूरी है ये आपकी एक वेवलेंथ जितनी दूरी है। बिल्कुल सही सैंक्फ्रॉइड, बहुत अच्छा सोचा है आपने। ठीक है जी। कर लिया नोट, वैसे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो कर लो नोट, जब तक मैं अपने भलाई का एक काम कर लेता हूँ, डाउट सेक्शन बंद कर देता हूँ। 28 डाउट पूछे हैं, बताओ कमाल हो गया। फिर कहते हैं सर डाउट हमारा छोड़ देते हैं। नहीं कशिश, ये सब अगले पेज पे लिखवाऊंगा। नीचे वाले दोनों डायग्राम इग्नोर कर दीजिए, आप ऊपर वाला बस बना लीजिए, वो तो उसी बात को ना रिपीट करा गया समझाने के लिए। हेलसिंकी में सच में अगला सवाल यही पूछने वाला था कि क्या ऐसा हो गया है क्या, बस डाउट मेरे पास ही आ रहे हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुशी खुशी आपको जवाब देना चाहूंगा। मुझे लगता है टीचर का सबसे बड़ा काम यही होता है, बिकॉज पढ़ाने से मुश्किल होता है डाउट लेना। क्योंकि पढ़ाने में तो हमें ऑलरेडी पता है हमें क्या पढ़ाना है, 10वीं 12वीं वाला डेटा मैं कम से कम 50 बार इसे पढ़ा चुका हूँ। बट डाउट्स में जो है वो एक अलग ही मजा आता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है डाउट्स लेना। अच्छा अब ये बना लिया है तो आराम से इसे ऑब्जर्व करो मेरे कहने से। नहीं नहीं सैंक्फर्ड क्यों बंद करूंगा यार, टीचर नहीं लेगा डाउट तो कौन लेगा फिर स्टूडेंट के। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि आप बातों को समझ पा रहे हैं। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, साइकिल का मतलब कुछ नहीं है, वही एक चक्कर रिपीट हो गया बस साइकिल, बाकी जबरदस्ती की बातें हैं, टाइम फॉर वन साइकिल, टाइम पीरियड इधर उधर की बातें। ठीक है जी। चलो अब कुछ चीजें मैं आपको नोट कराता हूँ, पेपर के लिए बड़ी काम की बातें हैं। देखो क्या, पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद छापना। पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम पीरियड, पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्टेंस बिटवीन। अभी मत छापना, पहले मैं बना दूं फिर छापना आराम से। क्रेस्ट वन, क्रेस्ट टू। आप आंसर देंगे क्रेस्ट वन और क्रेस्ट टू के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी। वेवलेंथ पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या मैं इसे एक वेवलेंथ मान सकता हूँ, टाइम पीरियड पे मैं इसे एक टाइम पीरियड मान सकता हूँ। इसी तरीके ट्रोवन पेपर के सवाल यहाँ से आएंगे डायरेक्ट, पहले ही कह रहा हूँ, बार बार बाद में मत कहना। ये हो गया वेवलेंथ, ये हो गया टाइम पीरियड। मीन पोजीशन वन, मीन पोजीशन टू, लेमडा बाई टू, टाइम पीरियड बाई टू, क्रेस्ट वन, ट्रो वन, लेमडा बाई टू, टाइम पीरियड बाई टू, मीन पोजीशन एंड क्रेस्ट वन, या फिर मीन पोजीशन एंड ट्रो वन, लेमडा बाय फोर, लेमडा बाय फोर, टाइम पीरियड बाय फोर, टाइम पीरियड बाय फोर। अच्छे से सोचो, अब छाप लो। अपने दिमाग से सोचना मुझसे डाउट पूछने से पहले कि ऐसा क्यों है, जहां पर आपको समझ ना आ रहा हो बिल्कुल छाप सकते हैं आप। खुद इमेजिन करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, और ये हर वेव के लिए काम करेगा। मत देखना सवाल में कौन सी वेव है, टिक कर देना, सही आंसर होगा। कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आई होप सब पोर्शन कवर हो गया होगा। सैंक्फ्रोड जो आप पूछ रहे थे और दो चार बच्चे जो पूछ रहे थे, मैंने सभी कुछ बना दिया इसमें एक साथ। समझ गए जी, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं आगे। अब ये तो सब समझ आ गया, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा बना रहे हैं आप, ठीक है लिख लीजिए। एम्पलीट्यूड आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं ना,
कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ है जो इधर उधर ऐसे मूव कर रहा है पेंडुलम, तो जो मैक्सिमम पॉइंट है ये एक्चुअली उस ग्राफ में एम्पलीट्यूड होगा। जब ये दूसरी तरफ मैक्सिमम पे होगा तो ये भी एम्पलीट्यूड होगा नीचे की तरफ वाला। और इस जो हम डायग्राम पढ़ते हैं ना, इसमें नीचे ऊपर में कोई ऐसा नहीं है, नीचे है तो बुरा है, ऊपर है तो अच्छा है, ये बस एक वेव है। आप इसे पूरा उल्टा करके भी देख सकते हो, इट विल नॉट अफेक्ट योर आंसर। ठीक है, तो इसमें ये मत समझना नीचे है तो रेरिफेक्शन है, नो, ऊपर भी हो सकता है, वो तो आप कैसे डिफाइन कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, कुछ और कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी नहीं मतलब आने वाली क्लास में समझाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट्स आपके जुड़े हैं, जो ये वेव के कॉन्सेप्ट्स हैं इनसे जुड़े हैं। कुछ डायग्राम्स आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंस है वहीं पर ये सबसे ऊंचा, और जहाँ पर सबसे कम डेंस है वहीं पर ये सबसे नीचा क्यों है। फिर से सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे कम डेंस, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, ये क्यों ऐसा बनाया जा रहा है? बिकॉज ये भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन है और ये भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन ही है, बस वो एक्सट्रीम घने में है, वो एक्सट्रीम जो है नॉट सो घने में है, यानी उससे उल्टी सिचुएशन। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ आ गया, ये आपको समझ आ गया, ऑब्जर्व करें। एक साइकिल इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन या टाइम पीरियड बिटवीन टू कंप्रेशंस या फिर टू रेयरफेक्शंस। ये कंप्रेशन है, वो रेयरफेक्शन है। बिल्कुल सही है सैंक्रोइड। आगे चलते हैं जी, यहाँ पर आपकी क्लास में कंक्लूड करता हूँ दोस्तों। और क्लास थोड़ी छोटी इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आगे चल के मैं क्लासेस ऐड कराऊंगा। एक्चुअली क्लास से ठीक पहले मैं इस क्लास को रीशेड्यूल करने वाला था, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं। थोड़ा सा मेरी हेल्थ जो है शाम से थोड़ी दिक्कत वाली चल रही है, और उस वजह से मैं पहले सोच रहा रीशेड्यूल करा लूँ, बट मैंने कहा नहीं, क्लास लेते हैं, मेरा भी थोड़ा मूड ठीक हो जाता है, और इसी बहाने ये कि आपका कंटेंट भी जो है चलता रहता है। कुछ क्लासेस में ऐड कराऊंगा, और वो बाकी ज़्यादा चिंता वाला नहीं है, बट थोड़ा बहुत भी जब मुझे दिक्कत लगती है तो उस केस में मैं थोड़ा सा कॉशियस हो गया हूँ हेल्थ को लेके। जब से आप पता नहीं, आप में से किसी को पता नहीं करता था, पिछले या इस फेब में, मुझे याद भी नहीं, आई थिंक पिछले फेब में मैं एक तगड़े वाला बीमार पड़ा था, तो उसके बाद से मैं थोड़ा सा जो है कॉन्शियस हो गया हूँ, क्योंकि मैं लंबा ब्रेक बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी कंटेंट अपना कवर होता रहेगा, और कोर्स आपका टाइम से ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। मिलते हैं आप सबसे आने वाली क्लास में। कुछ डाउट्स मैं जरूर लेके जाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने भेजे हैं, और लेट्स सी कितने डाउट्स मैं ले पाता हूँ बाकी आने वाली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट। जो सिर्फ कंटेंट कवर करने हैं वो जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू। कोई रेजा हैंड नीरज आपका नहीं है, आप भेज देना, मैं थोड़ी देर में लेने की कोशिश करूंगा। मैं बेटा सभी का डाउट एक एक करके लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बता सकता है कि क्या लोचा है? एनीवन? इज आंसर बी राइट, इज आंसर डी राइट, और इज और आर आंसर्स ए और सी राइट? एनीवन? अरे सॉल्यूशन सामने लिखा है, वाई डी राहुल। बी, बी, डी, बी ही होगा। सॉल्यूशन नहीं आ रहा। कोई नहीं है आंसर देने वाला। राहुल ने सबसे पहले कमेंट करा था, आपका एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, जस्ट आस्किंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने जिसने भी डी आंसर दिया, शाबाश। ये डेटा गलत है, और डेटा गलत पता है कैसे है? यहीं पे आपको डेटा पकड़ना पड़ेगा, दोनों चीजें अलग अलग है। यहाँ पर लिखा है कंपनी, यहाँ लिखा है व्यापारी। यही तो खेल है सवालों का। एग्जैक्ट पॉइंट आपके हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स में एग्जैक्ट, अगर आपने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर स्पेसिफिकली मैंने मेंशन करा है कि कंपनी पूछेगा तो ऐसा करना और कंट्री पूछेगा तो ऐसा करना। मुझे पूरा विश्वास है, मैंने ऐसा बताया है।
चेक करना। स्पेसिफिक पॉइंट मैंने बताया है कि भाई अंग्रेजों के साथ ये सिचुएशन है कि आय जो है ये बाद में थी लेकिन कंपनी पहले बनी थी। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, बिकॉज़ मैं तो 10 बार पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे याद ही है ये पॉइंट मैं बताता हूँ। और उसी से आपका जो है मतलब यहीं देख के खेल मैं तो आगे के ऑप्शन भी नहीं देखी, यहीं से आपका बन जाएगा। एक बार चेक करना। डच के साथ यही प्रॉब्लम थी कि आय पहले थे, कंपनी बाद में बनी थी। ठीक है? तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी ओनली प्रतिमा। और मेरे नोट्स कहाँ गए? क्या फ़ायदा हुआ मेरी इतनी मेहनत का, जब किताबों से ही पढ़ना था तो, हैं भई? नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ें। अच्छी बात है, मल्टीपल सोर्सेज़ को रेफ़र करें और ज़्यादा आप सीखेंगे, बट ऑथेंटिक सोर्सेज़ होना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पर अपने को रिस्क नहीं लेना। जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ें। जब मैं खुद 4, 5, 6 किताबों से हर चीज़ पढ़ता हूँ, जो-जो मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैं आपको खुद पे क्यों बाँधूँ? नहीं, सब कुछ पढ़ें, बट वो पढ़ें जो ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिसिटी आज के टाइम में बड़ी मुश्किल से मिल रही है, स्पेशली जीके में। बिकॉज़ मैथ्स में तो आप बच्चा ही खुद देख लेता है कि हाँ, सवाल सही को एक्सप्लेनेशन सही है, गलत है, बट जीके में खुद नहीं चेक कर पाता इंसान। नमस्ते। नोट है मेरे पास, नहीं चाहिए मुझे। तैयार है या नहीं है? रिवीज़न करूँ या कुछ और? रिवीज़न करिए ना। देखिए, एक तो मॉक टेस्ट दीजिए 2-4 हफ्ते में 2-3 दीजिए, उसका सेक्शनल स्कोर मुझे भेजिए। टोटल स्कोर जैसे होता है ना, स्लैश करके लिखिए, जैसे सीएचएसएल वाले बच्चे लिख के भेजते हैं, 25 में से मेरे 10 सवाल सही हैं, 25 में से 15 सही है। उससे मैं बेटर आपकी मदद कर पाऊँगा। नोट कर लेने से कुछ नहीं होगा, उसे याद करना होगा। तो सुबह-सुबह जल्दी उठा करो या रात को लेट नाइट बैठा करो। सजेशन है सुबह वैसे जल्दी उठोगे तो अच्छा रहेगा, और उसपे रट्टे मारो, तब जाके काम बनेगा। अच्छा, अच्छा, शाम को। रिपल्स इन पूल नहीं बताया है, हेलसिंकी शायद बीच में कुछ आप तक आवाज़ नहीं गई होगी। रिपल्स मैंने समझाए तो हैं कि पत्थर आप फेंकेंगे तो ऐसे वेव ऊपर-नीचे होगी, लेकिन मतलब पार्टिकल ऊपर-नीचे होंगे, वो आगे की तरफ भागेगा। अच्छा, आप लोग अपना डाउट पुल बैक भी कर सकते हैं, क्या आप लोगों के पास ये ऑप्शन होता है? आप मतलब वापस ले सकते हैं अपना डाउट? नहीं, ये होना चाहिए। ये रिकमेंड कर सकता हूँ मैं। कई चीज़ें मैंने ऐसी रिकमेंड करी हैं वैसे खतरनाक, जिससे कई सारे शैतान बच्चों का नुकसान हुआ है। ये अच्छी चीज़ है, ये भी रिकवर इससे क्या है, आपने अपना कुछ लिखना-विखना है, तो आपने उस समय भेजा, बाद में आपको लगा खुद ही सॉल्व हो गया, तो आप हटा सकते हैं उसे। खुद कितने लगाते हैं? क्या ऑफ़िशियल ये सॉल्यूशन आप खुद निकालते हैं 50 के 50, या फिर समझ रहे हैं ना कि एजुकेटर करके दिखाता है, फिर आप उसे सीखते हैं? दोनों में फ़र्क है। इसे थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दीजिए। आई नो आप शायद वर्किंग हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। राहुल, मेरा मानना तो ये है कि मॉर्निंग में करो रटने वाला काम, जैसे इंग्लिश की वोकैब्युलरी, जीके के फैक्ट्स, न्यूमेरिकल या फिर ये जो प्रैक्टिस बाजी है, ये तब करो जब थोड़ा-सा मन नहीं है पढ़ाई का, थके हुए से हैं, तब करो ये चीज़। आराधना, मिनिमम वो तो बनाएँ, बस नहीं, वो तो बनाने ही हैं, और कुछ बना पाएँ तो ठीक है, नहीं भी बनाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वाति, जैसे कर पाएँ वैसे करें, इस समय करना ज़रूरी है, कैसे क्या इतना इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। मतलब कुछ भी करते रहें, करें, परफेक्ट स्ट्रैटेजी ना बनाएँ इस पॉइंट पे, बस पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। मेरा ग्रेजुएशन 21 में कंप्लीट किस चीज़ के लिए लेट हैं आप? नहीं, आप अगर एसएससी के एग्ज़ाम्स की बात करें तो आप बीएड करें, एमएससी करें या ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपको सच में एसएससी की तरफ जाना है, आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको देखो टीचर बनना है, आपको क्या बनना है वो डिसाइड करो, बिकॉज़ आजकल सब कुछ एक साथ लेके चलना मुश्किल रहता है थोड़ा। तो एक बार अच्छे से सोचो, विचार करो कि अगर बीएड की तरफ जाना है, उधर भी अच्छे पैसे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि उधर तनख्वाह नहीं है, उधर भी सब कुछ है। तो अगर वो करना है तो उधर पूरी जान लगा दो, ये करना है तो इधर पूरी जान लगा दो। दोनों में हो गया तो दोनों तो कर नहीं पाओगे, तो थोड़ा-सा विचार करें। और ऐसा नहीं है कि एसएससी का प्लान ले लिया तो एसएससी में ही करियर बनाना है, नहीं, जहाँ पर आपको आपके लिए जो बेस्ट लगे वो करें। बट हाँ, जो करना है फिर वो करना है, बार-बार स्विच नहीं मारना है। देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा, रीज़न बीइंग कि मैं और एजुकेटर्स की क्लासेस नहीं देखता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या बेटर है, क्या कैसा है, ठीक है? तो ये तो आप खुद ही थोड़ा-सा जो है मल्टीपल एजुकेटर्स की क्लासेस देख के समझना पड़ेगा, आपसे फ्रीक्वेंसी किसकी मैच हो रही है। निखिल सर का बैच अभी नहीं आएगा, आप उनके या मेरे रिकॉर्डेड बैच लगा के वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो कर लिए हैं, तो उस केस में आप एक बार बाकी एजुकेटर्स की क्लासेस वगैरह देखें, आप देखिए कि आपके लिए क्या मतलब बेटर है। यही डाउट आया है, कई बार आ गया डाउट। एक और बार है, हटा दिया मैंने, एक और बार है।
प्लस 2d क्यों आया है? देखो, प्लस इसलिए आया है क्योंकि फोकल लेंथ में आपको प्लस गिवन है, तो पॉजिटिव है इस वजह से बस। क्योंकि फोकल लेंथ में आपको प्लस गिवन है ना, यही अगर -50 गिवन होता तो आपका आंसर माइनस मतलब 1/-0.5 आता, तो -0.2 आता। देखो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस तो कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यूज में आपको ना क्वेश्चन से मेन मतलब है। एक तो पॉलिटी को रिवाइज कर लेना प्रिया, और इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी स्टार्ट कर लो फिर, और इकोनॉमिक्स अगर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उसी को रिवाइज कर लेना है। अच्छा, एमबीए में पढ़ा है तो फिर बन जाए, वो सब समझ आता है, टाइप्स ऑफ मार्केट, डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, डीडी क्या होता है, ये सब समझ आता है। अगर आता है तो इकोनॉमिक्स को एंड के लिए रख दो, नहीं भी पढ़ोगे तो पेपर में मेरे को 2 सवाल आए तो एक तो बन ही जाएगा, ज्योग्राफी पहले लगा लो। नहीं तो कोर्सेज आगे चल के डेफिनेटली आएंगे, बट आप वेट मत कीजिए, आप रिकॉर्डेड लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मान लेते हैं 8 में से 2-3 चीज़ें आपने पूरी कर ली, तो आप जो है बाकी कोर्सेज लाइव लगा लेना, नहीं आपको रुकना नहीं है। ये क्या डाउट आए हैं भाई? अरे यार, ये सब मत भूला करो। इसका क्या करते हो, जैसे आप लोगों ने मुझे भेजा, तो हाउ डज दिस हेल्प यू? नहीं, मैं सच में जानना चाह रहा हूँ, कैसे मदद मिलती है डाउट सेक्शन में भेज लिखने के लिए, मतलब क्लास के बाद रिकॉर्डेड में? नहीं मतलब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखने में मदद होती है कहाँ पे? बाद में नोट्स में आते स्लाइड होता। अच्छा, क्लास के बीच में ही जब मैं अगली बात समझा रहा होता हूँ तो आप पिछली बात के नोट्स बनाते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं? इसे हिंदी में ना समझी कहते हैं, इससे समझ में कुछ नहीं आएगा, छापते रह जाएंगे बस, ये मत करिए। ठीक है, ये सलोनी आपको नहीं, मैं इन जनरल सबको कह रहा हूँ जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और आप पिछला पेज छाप रहे हो तो आपको कद्दू कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, ऐसा मत करो। वो भी फिजिक्स इकोनॉमिक्स में इतना बड़ा जुआ खेलना तो मेरे हिसाब से बहुत रिस्की है। मैवरिक्स का मैं डाउट ले रहा हूँ। 25 ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैवरिक्स आपका फ्रेमिंग का तरीका मुझे अच्छा लगा, इससे एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन गई। बाकी सबको मैं कहूँगा ऐसे ही भेजा करें, एज डिटेल्ड एज पॉसिबल, सो दैट आई कैन आंसर इट एफिशिएंटली। देखिए, सबसे पहले आप प्री क्लियर कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जो आपका स्कोर आ रहा है, अगर ये शिफ्ट ईज़ीएस्ट शिफ्ट वाली कैटेगरी नहीं है 2-4, तो मुझे लगता है कि काम बन गया। तो आपने जो तैयारी शुरू कर दी थी, वो काम आएगी आपके। बाकी तो देखो, ऊपर वाला जाने कि बाकी बच्चे कैसा परफ़ॉर्म करके आए हैं, वो तो अपने को नहीं पता। बट एज़ फार एज़ आई नो, आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर क्लियरिंग द प्रीलिम्स, बिकॉज़ 145 रॉ मीन्स एट लीस्ट यू विल गेट 150। 150 तो होना चाहिए, आई थिंक। बाकी लेट्स सी। टाइपिंग में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है, इट्स ओके। आप सुबह कितने बजे उठते हो मैवरिक्स? 6 बजे। 6 से 9 के बीच क्या करते हो? अगर ब्रेकअप दोगे तो अच्छा रहेगा। जब तक मैं एक डाउट और भी देखता चलता हूँ। देखो, मैवरिक सुबह का टाइम वोकैब को दे रहे हो तो ठीक है, बट वोकैब में तो फ़ायदा हो रहा है। तो वोकैब से थोड़ा टाइम, मतलब आधा घंटा, मैं नहीं कह रहा कि ज़्यादा है, आधा घंटा इज़ ओके, बट शुरू जीके से करो ना, अब जब जीके में दिक्कत आ रही है तो। देखो, सबसे पहले सुबह थोड़ा-सा वॉक वगैरह करनी है, और बिना फ़ोन के जो भी जीना है, सुबह वाला टाइम बिना फ़ोन के जीना है। ठीक है? कोशिश करो वॉक करो, वरना घर में एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन जो करना है करो। इट विल हेल्प यू 100% ऑफ द टाइम्स। करके देखना, तब विश्वास होगा। अब रही बात जीके की, नोट्स बना लिए, उससे कुछ नहीं होगा। सच में आपको भी पता है, आपने खुद ने लिखा है कि रेगुलैरिटी नहीं आ पा रही उस चीज़ में, रेगुलरली रिवाइज़ नहीं कर रहे। देखो, एक तो होता है रीडिंग करना नॉवल जैसे, उस तरीके जीके नहीं बनेगी, आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। जैसे मुझे अच्छे से याद है, मैं स्कूल टाइम में बहुत बढ़िया रट्टे मारता था, स्पेशली 8th 9th तक।
आज मुझे अफ़सोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों करा, बिकॉज़ उससे समझ में कम आता था, लेकिन पेपर में नंबर आ जाते थे। बट वही है ना, वैसी ही मेंटालिटी हमारे स्कूल्स में हमें दी जाती है कि आप रट्टे मार के छापो और आपको जो है ट्रॉफ़ी मिलेगी, मेडल मिलेगा। तो मुझे रिग्रेट होता है उस चीज़ का कि काश समझने पे ज़्यादा फ़ोकस करा होता। बट आज के पॉइंट पे जो जीके एसएससी पूछते हैं उसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन चाहिए। जैसे पाइथागोरस थ्योरम, हम सबने रट्टा ही तो मारी है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये रट्टा है। इसमें भले ही हमने आगे जाके कभी समझ लिया वो स्क्वायर वाले खेल को करके, बट ये रट्टा है। 2 इंटू 2 4, ये भी टेक्निकली एक रट्टा ही है। वो बात अलग है कि आज हमें उसका लॉजिक पता है कि 2 को 2 बार रख दोगे तो टोटल 4 हो जाएँगे। बट टेक्निकली बहुत सारी स्क्वायर्स में हमने रट्टे मारे, तो कुछ रट्टे जीके में अपने को लगाने पड़ेंगे। रोज़ सुबह उठो और सबसे सोने से पहले सोच के सो कि भई सुबह आधे घंटे में ये पढ़ूँगा। सुबह मैं उठते ही जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उन्हें रिवाइज़ करूँगा, या सुबह उठते ही जो है मैं कोशिश करूँगा कांग्रेस के सेशंस पढ़ूँगा। अगर रात को आपने अपनी कॉपी में लिख दिया है कि सुबह उठ के कांग्रेस के सेशन रिवाइज़ होंगे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं होनी चाहिए कि आपको उसके अलावा कुछ भी पढ़ा सके। क्योंकि जीके याद होगी फ्रेश टाइम पे। मतलब उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ भी आ जाए ना, मैं भी चिल्लाकर कहूँ कि नहीं, नहीं मेरी क्लास में आ जाओ, मैं आपको सारे सवाल करा दूँगा, नो। अगर मेरे प्लान में कांग्रेस के सेशंस हैं, तो मैं उस आधे घंटे में कांग्रेस के सेशंस पढ़ूँगा, चाहे सर की क्लास रिकॉर्डेड में लगा लूँगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। ये मैं अपने लिए नहीं, इन जनरल सभी पूरी दुनिया के सारे टीचर्स के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज़ हम आपकी मदद के लिए आए हैं। तो आप खुद अपनी मदद भी कर सकते हैं। तो अब आधे घंटे आपने उसे पढ़ा, आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे। उसके बाद थोड़ी देर टहल लीजिए, उसके बाद वोकैब्युलरी पढ़ लीजिए। इस तरीके जब भी आप ब्रेक लेके बैठते हैं, तो सबसे पहले आपको जीके पढ़नी है। आपने ब्रेक लिया, जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद जब आप बैठते हैं तो फ्रेश माइंड होता है, आपने आधे 1 घंटे का ब्रेक लिया होता है। उस पॉइंट पे आप जीके पढ़िए। उसके बाद जब आप बोर हो जाएँ, 15-20 मिनट में बोर हो जाएँगे, उसके बाद मैथ्स उठा लीजिए। यानी जो फ्रेश टाइम है माइंड का, वो जीके या वोकैब्युलरी के लिए इस्तेमाल होगा, और उसके बाद हम रीज़निंग ये सब फालतू चीज़ें करेंगे। फालतू मतलब अदरवाइज़ मत लेना, फालतू का मतलब ये है कि जो एग्ज़ॉस्टेड माइंड से भी हो सकती है, जैसे जीके है। जीके थके हुए दिमाग से भी आप कर सकते हो, क्योंकि सबको पता है 25 में से 20 बन ही जाएँगे, 25 के 25 शायद ना ही बने। तो वो हो सकती है, ठीक है? 2, 4, 5 सवाल जो हैं उन्हें छोड़ के बाकी बन जाते हैं। तो सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आई थिंक मैंने डिटेल में आपका क्वेरी जो है सॉल्व कर दिया है। आई होप दिस विल हेल्प। 1 हफ्ता ट्राई करें और उसके बाद फिर आके मिल सकते हैं। अगर इससे सॉल्यूशन नहीं मिलता तो एक बार दोबारा बात करेंगे, फिर हम कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे। प्रीति, ये सब सवाल तो देखिए वही है कि कोई लिमिट ही नहीं है इन सब सवालों की। तो ये तो आपको इंटरनेट से थोड़ा-थोड़ा इस तरीके बस अपने नोट्स में लिखना होगा, अदरवाइज़ तो कोई वो पेपर में बताओ 7% ने सही करा, कुछ ना करके 8th आ रहा हूँ, तो मैं क्यों इतना टेंशन-वेंशन लूँगा। बाकी ये है, मैं ये नहीं कह रहा इग्नोर कर दो, जैसे आपने इसे देखा तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लिया, थोड़ा-सा पढ़ लिया उस बारे में, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। देखिए अभी के लिए प्रशांत रिकॉर्डेड आप पूरे तरीके लगाइए, बाकी देखते हैं आगे चल के। I think I have answered this question yesterday. I am not very sure, but I think I have. मैं फिर भी देखता हूँ। सचिन, एग्ज़ाम का एक प्रेशर होता है ना, मॉक में कई बार तो होता है हम अपने टाइम से बैठते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से बैठते हैं ना। जैसे कि मैं आपको छोटी-सी एक निंजा टेक्निक बताता हूँ जो मैं अपनी लाइफ़ में बहुत इस्तेमाल करता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा काम है जो आपसे कराना है, ठीक है? और मुझे पता है आज शाम को हमारी 6 बजे बात होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी प्रोफ़ेशनल, पर्सनल कुछ भी हो सकता है। मैं आपको 5:50 पे फ़ोन कर दूँगा। उससे क्या फ़ायदा होगा? आप अलग स्टेट ऑफ माइंड में होंगे जो कि नॉट सो फ़ोकस्ड होगा, और मैं एक फ़ोकस्ड स्टेट ऑफ माइंड में होऊँगा बिकॉज़ मैंने कॉल करा है। तो उससे मेरी बात की हाँ होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। कभी करके देखना, आप मान लेते हैं कि आपको लगता है कि किसी को तगाजे के लिए फ़ोन करना है, या आपको लगता है कि किसी जैसे कुछ सामान मँगवाना है मार्केट से, और आपके भैया ने आपको कह दिया कि 3 बजे मैं फ़ोन करूँगा, ढाई बजे मिला दो। क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगे तो हो सकता है वो हाँ कर दे उस काम के लिए। छोटे-छोटे बस चीज़ें हैं जो ऐसे समय के साथ आप खुद ही सीख जाएँगे, बट सोचा आपको बता देता हूँ। अ, काम करती है ये चीज़ कई बार। देखिए, क्योंकि मॉक आप अपनी मर्ज़ी से देते हैं और पेपर आपका लिया जाता है ना? तो इस वजह से पेपर में एक अलग स्ट्रेस होता है, और वो स्क्रीन ही एकदम अलग होती है। वो ऐसे टेढ़े-टेढ़े रोल नंबर टाइप कुछ लिखे होते हैं ना, पता नहीं ऐसे आता नहीं आता, हमारे टाइम पे तो ऐसे वो स्क्रीन एकदम अलग दिखती है, तो वो साइकोलॉजिकली आपके लिए मुश्किल होता है। इसका एक ही तरीका है, मल्टीपल टाइम्स मॉक दीजिए, अजीबो-गरीब टाइम पे मॉक दीजिए, और लैपटॉप अगर आपके पास है भी तो माउस का इस्तेमाल करके ही मॉक दीजिए। अगर फ़ोन है तो मजबूरी है, बट अगर लैपटॉप, कंप्यूटर है तो उसी पे देने की आदत डालिए। माउस से टिक करने में 5-5 सेकंड खराब हो जाते हैं, क्योंकि हम घर पे तो क्या करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे कर लिया पैसेज को। आजकल तो वैसे शायद वो सब भी नहीं होता है, वेबसाइट्स ने भी थोड़ा दिमाग लगा लिया, अच्छी बात है जो कि दैट इज़ फॉर गुड। बट पहले क्या होता था, स्क्रॉल करके फटाफट आंसर करें, पेपर में जो है काम ही नहीं करता वो सब। तो वो एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।
हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रिकॉर्डेड लगाइए, रिकॉर्डेड लगाइए। और हाँ, देखिए इसके लिए एक कोर्स आपको ऑलरेडी चल रहा है, 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है, सॉरी 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ये लगा सकते हैं। एक प्रतियोगिता मंत्र आप सर्च करेंगे, वहाँ से जाएँगे आप दिसंबर के आसपास प्लस पे, वहाँ पर आपको एक मेंस का और कोर्स मिलेगा जो मैं पिछले साल लाया था, इसे लगा लीजिएगा। इसके अलावा आप शाम को 7 बजे स्पेशल क्लास में आ सकते हैं, यहाँ पर भी पीवाईक्यूज़ मैं आपको करा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मार्केट से 200-300 रुपए की किताब ला सकते हैं, अगर आपको उस तरीके पढ़ना अच्छा लगता है वैसे भी आप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इंटरनेट से पढ़ लो, इतना चाहिए। निर्मल्य, मैं हमेशा से ही इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का फॉलोअर रहा हूँ। मुझे लगता है ये बेस्ट है। इसमें मिनिमम चांसेस होते हैं पेपर छूटने के। पहले 15 मिनट में ये दोनों पैक हो जाएँ, अगले 15 से 20 मिनट में ये पैक हो जाए, बचा हुआ टाइम मैथ्स के लिए, छूटा तो 2-4 सवाल छूट गए, अदरवाइज़ पेपर पूरा हो जाएगा। टाइम डिस्टेंस देखो, वैसे तो इसकी दुनिया भर की ट्रिक्स होती हैं, बट जैसे आपने जो लिखा है वो शायद ये लिखा है x² - 70x - 16464। देखो, एक तरीका तो अगर मैं आपकी जगह होऊँगा मैं तो सीधा धराचार्य फॉर्मूला लगा दूँगा, जैसे x हो गया -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac आपको इसे 4 से मैं लंबाई जाऊँगा, मुझे पता है मैं उसमें भी 1 मिनट में निकाल लूँगा। इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ोगे, फिर एक अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ भई ये किसके पास है। जैसे जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 65,000 के आस-पास आएगा, तो टोटल 70,000 के आस-पास हो जाएगा। अब 70,000 के आस-पास आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा किसका रूट है। 65 65856 ही आ रहा है, तो थोड़ा-सा अंदाज़ा आपको यहाँ पर हो सकता है लगाना पड़े किसका रूट है, और बाकी ऑप्शन से इसका काम बन जाता है। अदरवाइज़ आपको इसके फैक्टर ही करने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं। इन शॉर्ट, मैं जब भी ऐसी अजीब चीज़ देखूँगा मैं बेसिक पे जाऊँगा। बेसिक 100% काम करता है, बिकॉज़ उसमें कोई ट्रिक नहीं होती। तो 30 सेकंड लगेंगे बट मेरे 2.5 नंबर बच जाएँगे। मैं ऐसे ही करता हूँ, बाकी हो सकता है आपके मैथ्स के एजुकेटर आपको और कोई निंजा टेक्निक बता दें। आई थिंक दिस शुड वर्क। बैंकिंग भी दे चुका हूँ, बैंकिंग की जॉब भी कर चुका हूँ, एसएससी भी दे चुका हूँ, दोनों में मैथ्स में बढ़िया नंबर भी आ चुके हैं। और मैं बेसिक्स जब हल्का-सा भी डाउट होता है मैं बेसिक की तरफ जाता हूँ, हमेशा बढ़िया रहता है। और ना समझ आए, स्किप कर दो सवाल को। अच्छा, आप कह रहे हैं ना एंड में ऐसी इक्वेशन बन जाती है। देखो, जब भी टाइम डिस्टेंस में एंड में ऐसी इक्वेशन बनी है, तो इसका मतलब आपकी अप्रोच गलत है, मेथड गलत है, बिकॉज़ जनरली ऐसी इक्वेशन बनने से पहले ही ऑप्शन एलिमिनेशन से काम बन जाता है। जनरली स्पीकिंग, आजकल ऐसा हो ना हो एक अलग बात है, बट जनरली ऐसा हो जाता है। कई बार ना आपको वो एक ऐसा आता है 1/x + 10 - 1/x = 1 ऐसा कुछ-कुछ देगा। ये सवाल अगर आपने क्वाड्रेटिक की तरफ जाओगे तो टाइम ज़्यादा लेगा। जनरली ऑप्शन फिटिंग-विटिंग से काम बन जाता है। शायद ये इसी की वजह से ये बना होगा कार्तिकेय, मेबी, है ना? तो जनरली इसमें ऑप्शन फिट हो जाते हैं, बट स्टिल कार्तिकेय, आई वुड रिकमेंड ये भी हाथ सेट होना चाहिए। हमेशा हाथ से, क्योंकि हमेशा वैल्यू पुट हो सकता है ना कर पाओ। कभी-कभार वो क्या करेगा, चीटिंग करेगा। वो कहेगा कि अगर स्पीड x है तो बता दो x² + 3 की वैल्यू क्या है? बताना ज़रा, लगाओ ऑप्शन। अब आप कहोगे नहीं सर, हम तो रिवर्स जाएँगे, सभी ऑप्शन में से 3-3 घटा के उसका रूट निकालेंगे। ठीक है, इसका बता दो फिर। और अगर इतना समय है ही, तो फिर उतना समय यहीं लगा लो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। यानी एग्ज़ामिनर जब अपने लेवल पे आएगा ना, तो फिर वो बेसिक ही लगवाएगा आपसे। हाँ, 75% ऑफ द स्पीड पूछा था। कई लोग तो क्या करते हैं, कहते हैं चलो 4/3 कर देते हैं ऑप्शंस के। नहीं करता भैया, जिसने बनाया है, जिसने 75% तक की बात सोच ली ना, वो ऑप्शन सोच के ही बना रहा है। जैसे स्पेशल क्लास में मैं सवाल बनाता हूँ, मैं तो 5 सेकंड में सवाल बनाता हूँ, कभी भी देखना। 5 सेकंड में मैं इतना दिमाग लगा लेता हूँ कि आपके आधे सवाल में गलत करा देता हूँ। तो सोचो, उसके पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। वो तो घर से सुबह निकला ही इसलिए है, उसकी जॉब है ये। वो घर से सुबह निकला ही इसलिए है कि ऐसा सवाल बनाऊँगा जिसमें बच्चा फँस जाए। तो वो तो बिल्कुल बढ़िया सवाल बनाएगा। तो पहला ऑप्शन कार्तिक, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएँ, वरना बेसिक की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 10-5 सवाल ऐसे अपने हाथ से सॉल्व करेंगे तो पेपर में कॉन्फिडेंस से आप टिक कर पाएँगे। आगे चलते हैं, खैर। 100%। ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है अर्नब, जितना दे पाएँ उतना दें और थोड़ा प्लान बना लो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है आपका पेपर आज से 60 दिन दूर है। तो ऐसा प्लान बनाओ जो 40 दिन में आपके सिलेबस को विद प्रैक्टिस पूरा कराता हो। आप एक बार लिख लो कि जीके में क्या-क्या बचा है, उसमें कितना टाइम लगेगा। मतलब समझ गए ना, अगर 100 दिन मेरे पास है तो मैं 60 दिन में सब पूरा करूँगा, तो जाके 100 में होगा। बिकॉज़ रक्षाबंधन आ गया, कभी कहीं जाना पड़ गया, आना पड़ गया, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, अहोई आठे आ गए,
करवा चौथ खैर आप लोगों के लिए आया नहीं है, हम तो वो भी गिनते हैं, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं, जिसमें आपको समय देना ही पड़ता है फैमिली के लिए। तो कम अगर 100 दिन आपके पास हो, 60-70 दिन गिन के चलिए, और उसमें सिलेबस पूरा और प्रैक्टिस दोनों होनी चाहिए, उस हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है जी? आगे चलते हैं जी। क्या लिखा? 98 है, 96 है, 772 7911 4 107, दोनों को जोड़ोगे 107 आएगा, जिसमें से 9 घटाओगे, इन दोनों को जोड़ोगे 158 आएगा, इसमें से 9 घटाओगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे 96 में से इन दोनों को जोड़ोगे, तो पैटर्न इसमें शो फिट नहीं हो रहा, ऐसे ही कुछ होगा यार। 107 98 ही है ना, 96 है, 8 लगा है। हाँ तो सही तो है, मैंने सही करा था, पता नहीं एंड में मैंने क्यों छोड़ दिया इस बेचारे का साथ। 81 प्लस 15 96 में से आप 9 घटाएंगे 87 है, मैंने शायद पता नहीं कुछ और माइनस कर दिया। पैटर्न जो है वो ये है कि ए और बी को जोड़ो, 9 घटा दो तो सी आ जाएगा। बट पेपर में ऑफिशियल इतना आराम से कोई नहीं बैठता जैसे मैं बैठा हूँ आराम से ऐसे हाथ रख के। पेपर के प्रेशर में इतनी आसानी से नहीं निकलती चीज़ें, तो ना बने 10-15 सेकंड में स्किप करें, आगे बढ़े। कुछ आया है क्या? रेजा हैंड एक कॉल ले लेता हूँ, नीरज का है। जी नीरज जी बताइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही नीरज। हेलो। जी बताएं। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा माइक के पास आना होगा आपको। सर, आप जा रही हो बात? हाँ आ रही है, बताइए। सर, जी यही मेरा सर डाउट है, एक बार पढ़ लीजिए। थोड़ा सा और पास आ सकते हो किसी तरीके। सर बोल रहा हूँ, यही मेरा डाउट है, एक बार पढ़ लीजिए फिर बता रहे हैं। ठीक है, सेक्शनल स्कोर बताइए। सर, रीजनिंग में मैंने एक भी क्वेश्चन मतलब रीअटेम्प्ट नहीं किया। जितने बने उतने किया, फिर मैं आगे बढ़ता गया। 18 क्वेश्चन बन पाए। एनालॉगी के सर इसमें 6 क्वेश्चन आए थे, डबल 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 सेट वाले, अभी जो एक डाउट आया था उस टाइप के 6 क्वेश्चन सर ठीक आ है, गए थे। 18 में आपको 36 नंबर मिले हैं। नहीं सर, इसमें से 2 क्वेश्चन गलत भी हुआ है। 20 में किया था टोटल। कितने नंबर हैं आपके रीजनिंग में? सर मैंने टोटल 20 किए थे, 18 सही हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो 35 हो गए। और जीके में सर 10 क्वेश्चन ही बन पाए हैं, 15 में ट्राई किया था। ठीक है, और और सर मैथ्स में? मैथ्स में सर बहुत प्रॉब्लम है। मैथ्स में सर 11 क्वेश्चन हुए हैं सही, और 15 मैंने किया था। और इंग्लिश? इंग्लिश में सर 17 क्वेश्चन बन पाए हैं, टोटल 21 किया था सर। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो एक एक तरफ से चलते हैं, रीजनिंग में पेपर टफ था, क्या लगता है आपको? सर रीजनिंग में डबल डबल सेट वाले एनालॉगी के 6 प्रश्न आ गए थे, उसमें सर मैं 3 ही कर पाया, बाकी 3 टाइम नहीं मिला, तो मैं सोचा बाद में करूंगा, लेकिन फिर नहीं आ पाया पीछे। कोई बात नहीं, चलो रीजनिंग फिर सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ जीके में क्या दिक्कत लग रही है आपको? जीके में सर जीके में सर मुझे क्वेश्चन तो ऐसे 15-20 याद हैं टोटल, लेकिन बता नहीं पाऊंगा अभी पूरे। तो नहीं नहीं, सर बस आप मुझे ये बताओ कि सवाल ही फालतू थे, या फिर हम मतलब पढ़ा हुआ गलत हो गया, या फिर बिल्कुल ही सर फालतू पेपर आया था? स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन सर आए थे एशियन से, और 2 क्वेश्चन आए थे मेडिकल से। तो सर ठीक मैं है। वो देखा तो मुझे लगा कि सिर्फ तो बहुत इजी है। इसके बाद से सर मैं आगे गया, तो करंट के इतने क्वेश्चन आए। करंट के सर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, मतलब 4-5। तो करंट में सर बिल्कुल नहीं पढ़ा था। वही करंट लग गया होगा। करंट में बिल्कुल नहीं पढ़ा था। और 2 क्वेश्चन सर आए थे। एक तो फोक डांस से आया था, नाटी फोक डांस कहाँ से है, तो ये सर मेरा सही है। और एक आया था ज्योग्राफी से, ओरिजिन मैच करने के लिए सर दिया था।
बाकी सर मुझे लगा कि करंट में ही मेरा बहुत गड़बड़ हुआ है पहले ही। करंट को अगर मैं साइड कर दूं तो जीके ओवरऑल ठीक लगी आपको अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से? सर जितना मैंने पढ़ा सर, हाँ। और केमिस्ट्री से सर 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों के दोनों मैंने छोड़ दिया था सर, वो मैं शेयर करूंगा कल आपको। हाँ हाँ, कल आप मुझे आराम से भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसका मतलब हमें एक चीज तो समझ आ गई कि तैयारी में हमारी थोड़ी सी कमी है, वो है करंट अफेयर्स की। तो क्या हमें समझ आ गई कि करंट अफेयर्स अपने को थोड़ा सा लेके चलना है अपने साथ? सर क्योंकि उसे नहीं छोड़ सकते, अपने पास कोई रास्ता नहीं है। तो जीके में अभी के लिए जो टॉपिक्स आपके कमजोर है वो पढ़ने हैं और करंट अफेयर्स को थोड़ा साथ लेके चलना है। अब आप मुझे जो मेन समस्या है उस तरफ आइए, मैथ्स पे। मैथ्स में आपको क्या लग रहा है गड़बड़ है? मैथ्स में सर मैं कोई भी क्वेश्चन बनाऊंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस लगता ही नहीं कि मतलब ये मेरे से बन जाएगा। जब तक आंसर ना आ जाए तब तक नहीं लगता कि ये मेरे से बनेगा। आपने कम प्रैक्टिस करी है क्या मैथ्स की? मतलब थोड़ा बताओ मुझे, मैथ्स को डिटेल में क्या दिक्कत है मैथ्स में? सर मैं कोर्स तो पूरा ही कंप्लीट कर लिया हूँ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं, सर अगर मैं आपके नोट्स को उठाऊं और उसमें से आपको 10 सवाल दूं तो बिल्कुल ईमानदारी से बताना, आप कितने बना पाएंगे उसमें से? सर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मतलब 5 भी बन जाए। ऐसा क्यों? मतलब यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने मुझे कहा भी कोर्स लगा लिया। सर जैसे मुझे मैं लगता है। आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है। मान लेते हैं आपके एजुकेटर ने आपको स्क्रीन पर एक कॉन्सेप्ट समझाया, फिर आपने उसे लिख लिया। फिर उसके बाद वो एजुकेटर उस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल कराता है, फिर वो हमें टाइम देता है उसे सॉल्व करने का। जनरली जी हमसे वो नहीं बनता, जो बात सच है, वो एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे वो हमसे नहीं बनता। फिर वो एजुकेटर हमें उसका सॉल्यूशन बताता है और हम अपने नोट्स में उसे लिख लेते हैं। ऐसे करते करते 1 से लेकर 2 घंटे बीत जाते हैं और क्लास खत्म हो जाती है। अगले दिन फिर यही प्रोसेस चलता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप एक क्लास के नोट्स बनाते थे, तो क्या आप अगली क्लास से पहले उन सभी सवालों को दोबारा लगा के देखते थे? नहीं सर, वो टाइम ही नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों भाई? टाइम क्यों नहीं मिल पाता था? सर मैं पहले तो सर मेरा कंप्लीट ही नहीं था पूरा कोर्स। तो अगर 1.5 घंटे का क्लास है मैथ का, 1.5 घंटे रीजनिंग का, तो 3 घंटे ऐसे ही सर चला गया। और 1-1 घंटे अगर प्रैक्टिस भी हुए तो 5 घंटे ऐसे ही सर क्लास में चले गए। जीएस का सर ऐसे ही चला गया 1.5 घंटे, फिर इंग्लिश का तो क्लास तो ऐसे ही चला गया सर, पूरे दिन मतलब क्लास के चले गए। नहीं तो सातों दिन ऐसे क्लास होती थी आपकी? नहीं सर, 5 दिन। वो बाकी 2 दिन? 2 दिन सर मैं जीके, जो मुझे अच्छा लगता तो मैं जीके पढ़ता था, और इंग्लिश। 7 घंटे? नहीं सर। देखो मैं बताता हूँ क्या है। अगर मैं मैथ्स में आधा सिलेबस ढंग से करके जाता तो क्या मेरे इतने ही सवाल सही होते जितने अभी हुए हैं? जी बिल्कुल। भाई आधे सिलेबस का मतलब 12.5, और मेरे हाँ 11 सही हुए। तो इससे हम ये सीख पाएंगे कि भाई जरूरी नहीं है कि कोर्स को खत्म कर दिया तो मेरे पेपर में सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ढंग से करना बड़ा जरूरी है। अभी के लिए आपको क्या करना चाहिए ना, देखो आप ऑलरेडी 11 सवाल करने लायक हो तो अपना आधा काम तो हो चुका है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने जो आपके नोट्स हैं उसमें आपने क्वेश्चंस भी प्रॉपर्ली नोट करे हैं, चाहे उसमें या पीडीएफ वाइज, मतलब आपके पास क्वेश्चन आंसर दोनों हैं अच्छे से? जी जी सर, मैंने पूरे नोट्स बनाए सारे सब्जेक्ट के, वो सर हैं। ठीक है, एक काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है, मान लेते हैं कोई चैप्टर का नाम बोलो जो आपको। सर मुझे मेंसुरेशन सबसे हार्ड लगता है। चलो उसे धक्का दो और कोई बोलो, मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक चैप्टर है। ये आपके नोट्स में हाइपोथेटिकली 30 पेजेस का है। ठीक है, क्या मैं आपको एक रास्ता बताऊं, आप उसे करके देखोगे एक दिन जब आपके पास टाइम हो, कल परसों? आप पूरे एस आई सी आई के चैप्टर को लेके बैठ जाओ अपने रजिस्टर को अपने सामने। उसे रीड करना है जैसे जीके रीडिंग करते हो, अच्छे से आराम आराम से, अच्छे से उसे रीड करा, सब चीज़ों को समझा। क्या ये काम हो जाएगा 15 से 20 मिनट में? हाँ सर। 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, जबरदस्ती लेना है। थके हो या नहीं थके हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा रसोई में जाके चाय बनानी है, चाहे पानी पी के आना है, कुछ भी करना है। ठीक है, फोन नहीं चलाना। उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि उसी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आप बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई करो, तो क्या आपको लगता है धीरे धीरे आपके चैप्टर्स मजबूत होने लगेंगे? सर उस टाइम तो आप बन मेरे जाएंगे। कहने से करके देखो। मैं नहीं कह रहा आपसे सारे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनते, हो सकता है मुझसे भी ना बने पहली बार में। बट क्या इससे हम पहले से बेहतर हो जाएंगे? अब मेरे कहने से सैटरडे संडे आपको कहीं ऑक्यूपाइड तो नहीं हो? नहीं दो सर, घंटे मैं निकाल सकते हो, 2 से 3 घंटे? पूरा सर मैं इसी पे सर, जैसे हाँ सर मैं तैयारी पे ही पूरा लगा हाँ हूँ सर हाँ, मैं। आप 2 से 3 घंटे निकाले कल सुबह, परसों को भी छोड़ो, कल सुबह 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 कितने बजे उठते हो? मतलब पढ़ने कितने बजे बैठते हो, चलो ये बता दो। 8 बजे से। 8 बजे। कल सुबह 8 बजे हम एक चैप्टर उठाएंगे, आप बोलो कौन सा, परसेंटेज मत बोलना बस। कुछ ऐसा उठाना जो आपको ओके ओके आता हो, सबसे मुश्किल या मुश्किल की तरफ वाले नहीं, आने की तरफ वाला कोई बताओ। सीओ भी चल रहा है तो वो तो पूरा क्लियर है। कौन सा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसे भी छोड़ो, उसे साइड करो और कोई बताओ। टाइम स्पीड सर डिस्टेंस? जी सर, टाइम टाइम स्पीड डिस्टेंस का सर बनाया हूँ मैं सर नोट्स। ठीक है, कल सुबह हम जल्दी जब भी उठेंगे सबसे पहला काम हम करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के नोट्स को रिवाइज करेंगे, हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कहीं फॉर्मूला होगा तो उसे याद करेंगे। ठीक है,
10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उन सभी सवालों को बिना सॉल्यूशन देखे हम अपनी एक रफ कॉपी में सॉल्व करके देखेंगे। आंसर हम बाद में मिलाएंगे, चाहे तो आप एक एक पेज करके मिला सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ आप उस पूरे चैप्टर को एक बार सेल्फ बिना सॉल्यूशन के लगा के देखें। क्या ये हो पाएगा? जी सर। अब मान लेते हैं उसमें 10 क्वेश्चन में अटक गए, 10 क्वेश्चन को देख लो कैसे सॉल्व करा, फिर से उसे छुपा के समझ गए ना, मान लेते 10 क्वेश्चन में मैं अटक गया, कोई बात नहीं, उन 10 क्वेश्चन की रीडिंग करी, फिर से 5 मिनट का ब्रेक लिया, ब्रेक इंपॉर्टेंट है, तभी दिमाग जो है फ्रेश होके आप उससे सवाल लगवाएगा। उसके बाद आपने उन सवालों को करके देखा। आप ऐसा कल करके देखो, अगर आपको लगता है इससे फायदा हो रहा है, फिर आप चैप्टर के लिए ये चीज करके देखो। मुझे लगता है इससे 11 से 20 तक का सफर आपके लिए इजीली पॉसिबल है। सर पेपर से अभी पहले के लिए मैं एक बार recommended है। जी बताएं। सर पेपर से पहले मैं एक बार आपसे बात किया था, तो सर आपने बोला था कि मैं स्टेट लगवाया हूँ, वो सर 2019 नहीं 21 का सर था शायद मैथ का। तो सर मैं वो लगाया था, तो सर हेल्प बहुत मिला था। सारे सारे कॉन्सेप्ट सर मिक्स्ड मतलब सर प्रैक्टिस हो रहे थे, तो बेस मजबूत हो रहा था सर। लेकिन क्या है सर, अभी रेशियो खत्म हो जाएगा, रेशियो के सारे क्वेश्चन तो मुझे आने लगेंगे। इसके बाद एवरेज हो जाएगा खत्म, तो एवरेज के क्वेश्चन आने लगेंगे। लेकिन सर कुछ देर अगर आगे बढ़ जाएंगे सर, तो फिर ना रेशियो का भूल जाएंगे, फिर एवरेज का भूल जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये सर ऐसा हो जाता है। इसके लिए तो एक ही रास्ता है, बड़ा सिंपल है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, नॉर्मल है, सबके साथ है। आपको याद है फर्स्ट क्लास में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था? नहीं याद नहीं तो गलत बात हुई ना, कितना अच्छा दोस्त था वो आपका, क्यों नहीं याद? क्योंकि उसका जिक्र नहीं हुआ पिछले कुछ समय में, तो आप भूल गए। हमारी मेमोरी जो है पुराने डेटा को भुलाती है, तभी वो नया डेटा एब्जॉर्ब कर पाती है। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जब एक दो चैप्टर पूरे हो गए, हफ्ते में एक दिन निकाला, उसे फटाफट से रिवाइज कर लिया, रीडिंग कर दी। यानी पुराने को भी नहीं जाने देना, नया भी इकट्ठा करते रहने, बाकी थोड़ा थोड़ा तो भूलोगे, इट इज ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए आप एक काम करो, ये जो अप्रोच मैंने आपको बताई इसे कल परसों लगा के देखो एक दो चैप्टर्स के लिए, एंड अगर आपको लगता है सॉल्यूशन मिल गया है, इसी को कंटिन्यू करो, नहीं मिला तो मुझे किसी क्लास में आके दोबारा बात करो, फिर से हम डिस्कस करेंगे। और सर मैं इंग्लिश का बोलना चाह रहा था सर। इंग्लिश ठीक है आपकी, इंग्लिश में ज़्यादा चिंता मत करो, देखो सर सबसे इंग्लिश में पहले जहाँ सबसे कमज़ोर हो ना उस पर फोकस करो आप। सर मैं वो कैब और ये सब पे सर मैं बिल्कुल टाइम नहीं देता। कोई बात नहीं, देखो मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश में 17 से 20 जाने में और मैथ्स में 11 से 18 जाने में बराबर मेहनत लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अब तो आपको ये मुश्किल वाला डेटा याद करना है, तो क्यों ना पहले मैथ्स पे थोड़ा फोकस करा जाए। मैथ्स से जी सर। भागो मत। हमारा मन कई बार कहता है कि चल कल कर लेंगे, नहीं, पीछे पड़ जाओ उससे, क्योंकि बिना मैथ्स के सिलेक्शन नहीं होगा, नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, आप ये करके देखो, होपफुली इससे आपको फायदा होगा। थैंक यू सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है प्रद्युमन, प्रैक्टिस करते रहिए, लगने दीजिए निर्मल्य, प्रैक्टिस करते रहिए। ट्रांजैक्शन फंक्शन ये किस पॉइंट ऑफ व्यू पे है मैं नहीं समझ पा रहा, मैंने ये सब नाम ऐसे कहीं डायरेक्टली नहीं सुने हैं, इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ लो शिवा, मतलब डायरेक्टली इंटरनेट से उठा लो टर्म, ज़्यादा चिंता मत करा करो, इंटरनेट पे सब मिलता है, गलत सही सब मिलता है इंटरनेट पे। ठीक है, चलिए आप सबको ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं आप सभी से मंडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल। बिल्कुल निर्मल्य, करके देखना, होपफुली दिस विल बेनिफिट यू। अनजान आपका कोई भी डाउट नहीं है? क्या किसी को अनजान का डाउट दिख रहा है? नहीं है बेटा, वहाँ पे एक बार आप प्लीज चेक करो और अगली क्लास में भेजना, ठीक है? थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ठीक है शिवा।